दोस्तों, वेलकम। आज हम जानेंगे मंडलवाद और या फिर जैसे हम कहते हैं इंदिरा साहनीवाद, इसके बारे में। ये 1902 में आया जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। किसके खिलाफ? भारत संघ, यानी कि इंदिरा साहनीवाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर भारत संघ। एक चीज देखने वाली बात है कि वर्सेस किसके होता है, केस दर्ज किया हो और जिसके खिलाफ हो, यानी कि यदि मंत्रिमंडल और संसद के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है और वह सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है उसके खिलाफ मुकदमा, तो जिस व्यक्ति ने किया हो वो, और जिस अगर पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद और मंत्रिमंडल के खिलाफ किया गया हो, अगर यहीं पे किसी राज्य या उसके मंत्रिपरिषद के खिलाफ किया जाएगा तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। किसी खास व्यक्ति के खिलाफ, किसी गृह मंत्रालय या किसी और व्यक्ति का नाम हुआ हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं यहाँ पे। इंदिरा साहनीवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, खासकर मेंस एग्जाम रिटन जो लोग यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी। तो हम उसमें समझेंगे कि आखिर कहाँ क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चीज में देखने वाली चीजें हैं कुछ। तो मंडलवाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा हम देखें। तो इससे पहले चूंकि हम देख चुके हैं अनुच्छेद 16 जो था हमारा आर्टिकल 16, इसमें कहा गया था कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो उनके लिए जो विशेष उपबंध संसद कर सकती है, उसी के हिसाब से मंडल आयोग गठित हुआ था और मंडल आयोग ने कुछ अनुशंसाएं दी थी और उसको लागू करते हुए 27% आरक्षण दिया गया पिछड़ी जातियों को, और साथ में 10% आरक्षण दे दिया गया किनको? जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे। अब क्या हुआ कि जातियों के आधार पर आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यानी कि जातियों के आधार पर पिछड़ापन मान लिया जाए या ना माना जाए, पिछड़ा कैसे माना जाए, ये समस्याएं हो गई। तो ये सारी चीजें जब लागू हुई तो ये सब पहुंच गई कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिए, उन चीजों को हमें समझना जरूरी है, और ये जो भी फैसले हुए इसे हम इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि पिछड़ी जातियों को, यानी कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, उसे हम जातियों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, और जो जातियां पिछड़ी हैं सामाजिक रूप से उसे हम पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि सभी जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं कर सकते। उसका कारण है कि सभी जातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी नहीं है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ी है वो पिछड़े वर्ग में आ जाएंगी, परंतु सभी जातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी नहीं है। इस कारण से उसे क्या किया गया? क्रीमी लेयर कहा गया। ऊपरी परत जो है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और इसके आधार पर वर्तमान में यह तय किया गया है कि अगर किसी की आय जो है वो 8 लाख रुपए सालाने से ऊपर है तो वो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएगा, और जो भी व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएंगे वो पिछड़े वर्ग से माइनस हो जाएंगे, यानी उन्हें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो इंदिरा साहनीवाद में बोली गई कि किस जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, इसके लिए अलग से एक आयोग का गठन किया जाएगा, और उस आयोग का गठन जो होगा वो संसद करेगी, और उसी को क्या कहा गया बाद में? पिछड़ा वर्ग आयोग। यही आयोग क्या तय करेगा? किन जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करना है, किनको उसमें से बाहर करना। ध्यान रहे, अभी सबसे बड़ी कमी यही है कि पिछड़े वर्ग में सिर्फ जातियों को शामिल किया जा रहा है, बाहर नहीं किया जा रहा। इसमें यह भी कहा गया था किन जातियों को शामिल करना है, किन जातियों को उसमें से बाहर करना है, क्रीमी लेयर की क्या परिभाषा रखनी है, ये सारी चीजें जो भी होंगी वो पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा, और इस वर्ग की नियुक्ति की जाएगी। तीसरी बात जो इसमें कही गई कि जो 10% आरक्षण दिया गया है आर्थिक रूप से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 3 बातें स्पष्ट हो गई। अगली जो बात मंडलवाद यानी कि इंदिरा साहनीवाद में कही गई,
वो बात ये थी कि दक्षता बनाए रखनी आवश्यक है। अनुच्छेद 335 हमारे संविधान में है जो ये कहता है कि कार्य की कुशलता और दक्षता बनाए रखना आवश्यक है। ये कुशलता और दक्षता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम 50% पद जो है वो अनारक्षित होने चाहिए, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ 50% पद ही आरक्षित किए जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ 50% पोस्ट पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। अगर 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट में से 50% पर आरक्षण दिया जा सकता है, बाकी 50% जो होंगी वो अनारक्षित होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया, यानी कि जो 50% कोटा का सिद्धांत दिया गया वो किस वाद में दिया गया, तो इंदिरा साहनीवाद में, ये स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद जो अगली बात इसमें कही गई वो क्या थी, तो उसमें भी ये दक्षता और कुशलता से संबंध है। उसमें कहा गया कि जब भी आरक्षण दिया जाए तो ध्यान रखा जाए कि दक्षता और कुशलता पर प्रभाव ना पड़े, यानी उस कार्य की कुशलता और दक्षता पर प्रभाव ना पड़े। इसीलिए डॉक्टर और वैज्ञानिक के पद आरक्षण से बाहर कर दिए गए, यानी इनमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये एक ऐसे पद हैं यहाँ पे कुशलता की बहुत ही बड़े स्तर पर आवश्यकता है। ये चीज समझ लेनी बहुत ही आवश्यक है। अगली जो चीज है जो इंदिरा साहनीवाद में की गई है वो कहा गया प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रोन्नति का मतलब होता है कि जब प्रमोशन किया जाएगा तो उस समय आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रोन्नति में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। रिजर्वेशन में आरक्षण कैसे मतलब प्रोन्नति में आरक्षण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि दो पोस्ट सेम लोग हैं, एसडीएम पोस्ट पे हैं और डीएम की पोस्ट खाली हुई है, इन दोनों में से किसको प्रमोट करना है। पर मान लीजिए कि ये ओबीसी का है और ये जनरल कैटेगरी का है, तो इसको डीएम की पोस्ट पे पहुंचा देना, इसे कहा जाता है प्रमोशन, यानी कि रिजर्वेशन में प्रमोशन। ये प्रमोशन जो रिजर्वेशन में दिया जाएगा उसे बोला जाता है प्रोन्नति में आरक्षण। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। 1992 के इंदिरा साहनीवाद में मना किया था। वर्तमान में है कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर है तो कब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू किया, ये चीज। दूसरा अगला जो इसका लास्ट पॉइंट है उसे कहा गया है कैरी फॉरवर्ड रूल लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कैरी फॉरवर्ड रूल को मान लिया। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, जैसे मान लीजिए कि 100 सीटों पे एग्जाम हो रहे हैं, 100 में 27% ओबीसी के लिए रिजर्व है, यानी 27 सीट। जनरल के लिए जो बची हुई 73 सीट्स हैं। अब 27 सीटों में से मान लीजिए किसी कारणवश ओबीसी की सिर्फ 25 ही सीट भर पाई और 2 सीट खाली रह गई, और अगले साल फिर 100 सीटों पे एग्जाम हुए जिसमें 27% फिर ओबीसी के लिए रिजर्व थी, लेकिन ये 2 सीटें बची हुई थी, वैकेंसी तो थी ही खाली, तो उनको फिर अगली बार एग्जाम लेना है, तो 102 सीटों पे एग्जाम होंगे। तो 102 सीटों पे होने वाले एग्जाम 100+2 के हिसाब से होंगे, ना कि 102 पे होंगे, यानी कि 102 का 27% करेंगे तो अलग आएगा, और 100+2 तो ये 2 तो पहले से ही ओबीसी के लिए, तो 100 का 27% यानी 27 ओबीसी के लिए, 2 पहले से थी तो 2 ओबीसी के लिए, और फिर 73 जनरल के लिए, यानी कि टोटल 29 सीट्स ओबीसी की हो गई और 73 सीट जनरल की हो गई। अगर यहाँ पे 102 पे 27% निकालते तो ओबीसी को घाटा लग जाता सीट का। इस कारण से चूंकि ये सीट पहले से ही ओबीसी की थी, इसे कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल, आगे ले जाने का नियम। तो ये हमारा इंदिरा साहनीवाद था जिसे हमने अच्छे से देखा। आप इसे एक बार पूरा फिर से देख लीजिएगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।